स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जो ये हमारा टॉपिक है ये है क्लास 12th की हिस्ट्री का। और हिस्ट्री का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर है 15। तो बच्चों चैप्टर नंबर जो 15 है इसका हमारा ये लास्ट पार्ट है। यानी कि आज के इस वीडियो के बाद अपना जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी चीज आपको लगती है कि वो चीजें नहीं कराई गई है तो आप उसको खुद पढ़ें, क्योंकि टाइम जो है वो हमारे पास बहुत कम रहता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करने की। तो आप लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। सेल्फ स्टडी पे भी आपको ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि बोर्ड की क्लास है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे बच्चों हम क्लास 12th की हिस्ट्री की। तो अपनी जो एनसीईआरटी की तीसरी बुक है, यानी कि हम यहाँ पे थर्ड बुक पे डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता है कि थर्ड बुक में चैप्टर 15 हो रहा था अपना संविधान का निर्माण, और पार्ट 3 तक हमने कर दिया था लास्ट वीडियो में। एंड पार्ट फोर्थ जो है ये आज के इस वीडियो के लिए है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, अच्छे से समझें, बिल्कुल आराम से देखें, समझें ध्यान से। और फिर आपको ये चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको कर पाएंगे। एनसीईआरटी की बुक जो है वहां से हमने लिया है, ठीक है। ये अब बात करते हैं यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की। बच्चों ये जो हमारी हेडिंग है आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे राज्य की शक्तियां। तो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं राज्य की शक्तियां, यानी कि सरकार की शक्तियों की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। राज्य की शक्तियों में हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में देखेंगे। आपको पता है अपने देश में दो तरह की सरकारें होती है। एक तो हमारी केंद्र की सरकार होती है जो कि पूरे देश के लिए काम करती है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र की सरकार बोलते हैं। दूसरी हमारे यहाँ पे राज्य की सरकार होती है जो प्रांतों के लिए काम करती है, विभिन्न राज्यों के लिए काम करती है, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये चल रही थी कि जब अपना देश का संविधान बनाया जा रहा था तो इस पे बहुत बहस चली कि केंद्र की सरकार के और राज्य की सरकार के अधिकार क्या होने चाहिए, यानी कि दोनों सरकार में ज्यादा अधिकार किसके पास होने चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि केंद्र की सरकार को ज्यादा अधिकार होने चाहिए, कुछ कहते थे कि राज्य की सरकार को ज्यादा अधिकार होने चाहिए। और समस्या यही थी कि भाई अगर ज्यादा अधिकार दें तो किसे दें, कौन सा बेहतर होगा और कौन सा बेहतर नहीं होगा, इस पे बहस चल रही थी संविधान सभा के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ कि विभिन्न तरह के लोगों ने वहां पे संविधान सभा में, विभिन्न नेताओं ने अपने अपने कैसे मत दिए, कैसे अपने विचार दिए, और केंद्र और राज्यों के बारे में क्या इनके विचार थे, ये बात करेंगे। देखो, जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें थे नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में। यानी कि ये बात कर रहे थे कि जो केंद्र होगा अपना वो ताकतवर होना चाहिए, यानी केंद्र जो है वो ताकतवर होना चाहिए। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम पे पत्र लिखा, और पत्र में उन्होंने कहा कि जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, यानी कि अब तो विभाजन हो रहा है, विभाजन हो चुका है, विभाजन हो गई, यानी कि कंफर्म है कि विभाजन तो अब कंप्लीट है एक तरह से। तो एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी। कि दुर्बल शासन अगर होगा, यानी केंद्र की सरकार अगर कमजोर होगी तो ये व्यवस्था हानिकारक होगी। मैं आपको हानिकारक क्यों होगी ये समझाता हूँ। देखो, मान लो राज्य की सरकार को ज्यादा ताकत दे दी, राज्य की सरकार जो है वो अपने राज्य पे ही तो ध्यान देगी। मान लो हमारे देश में 29 राज्य हैं आज के टाइम पे, और 29 राज्यों की मैं बात करूं, सभी सरकारों को ज्यादा शक्ति दे दी जाए, केंद्र की सरकार को कमजोर कर दिया जाए, तो सभी राज्य अपने लिए काम करेंगे ना भाई। जो बिहार है वो बिहार का विकास देखेगा, जो पंजाब है वो पंजाब का विकास देखेगा, वो उसके लिए काम करेगा। देश के लिए कौन करेगा भाई फिर? समस्या है ना। तो यही समस्या थी कि केंद्र की सरकार अगर मजबूत होगी तो वो पूरे देश यानी सभी 29 के 29 राज्यों को देखेगी। लेकिन अगर राज्य की शक्तियों को ज्यादा शक्ति दे देंगे तो वो तो अपने राज्यों तक ही सीमित होगी। अब मान लो देश में दंगे हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो राज्य की सरकार अपने राज्य के अंडर में ही तो काम करेगी। ये थोड़ा ना कि एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य में जाके अपना काम करने लग जाएगी, तो समस्या आएगी ना। तो ऐसे में अगर केंद्र मजबूत होगा तो वो पूरा देश देखेगा, तो पूरे देश में समस्या को समाधान करेगा केंद्र। तो ऐसी ऐसी बातें लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो ऐसा केंद्र शांति स्थापित यानी मान लो लड़ाई झगड़ा हो जाए तो केंद्र जो है वो शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम होगा, ठीक है। अगर केंद्र मजबूत होगा ना तो वो पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम होगा केंद्र, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर अगर राज्य को ज्यादा शक्ति दे देंगे तो भाई वो पूरे देश का विकास नहीं हो पाएगा अच्छे से, पूरे देश में फायदा नहीं मिलेगा इसका। तो ये बहस चल रही थी बहुत ज्यादा। तो दो तरह के लोग थे इसमें, एक तरह के लोग वो थे जो केंद्र को मजबूत करने की बात कर रहे थे, तो दूसरे तरह के लोग वो भी थे जो राज्यों को मजबूत करने की बात कर रहे थे। आपके सामने मैंने स्क्रीन पे रखा है, आप ध्यान से देखें और मैं आपको समझाता हूँ।
देखो, संविधान के मसविदे के विषयों में 3 सूचियां बनाई गई, और आप अगर याद है, मैंने आपको क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस अगर आपने पढ़ी है तो मैंने वहां पे भी बताया था, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। यानी कि जो काम है, सरकारों के जो काम होते हैं, ठीक है, शक्तियां जो होती हैं, तो सरकार के काम और शक्तियां विभाजित हैं। अब देखो, जैसे कि 3 सूचियां बनाई हुई है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक होती है केंद्र सूची, जिसको हम संघ सूची भी बोलते हैं। एक होती है राज्य सूची, जिसे हम राज्य सूची ही कहते हैं। एक होती है संवर्ती सूची। अब ये केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है क्या? अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं, नहीं पढ़ा तो आप नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, केंद्र सूची में सरकार के ऐसे विषय आते हैं, यानी कि मतलब देश में ऐसे विषय आते हैं, ऐसे टॉपिक आते हैं, ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें केवल केंद्र की सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में वो विषय आएंगे, ऐसे प्रकरण, विषय, जो भी आप कहते हो, आएंगे जिसमें राज्य की सरकार कानून बनाएगी। संवर्ती सूची में ऐसे मुद्दे आएंगे जिसपे केंद्र की सरकार भी बना सकती है कानून, और राज्य की सरकार भी कानून बना सकती है। यानी कि संवर्ती सूची के मुद्दों पे दोनों ही सरकार कानून बना सकती है। लेकिन अब इस लेकिन को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में हाईलाइट करें, मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर कभी दोनों के बीच में विवाद हो जाए, मान लो केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाए किसी मुद्दे को लेकर, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, ये याद रखना, क्योंकि जो शक्ति ज्यादा है वो केंद्र के पास है। तो अब ये तीनों सूचियां आपको समझ में आ गई। केंद्रीय सूची में कौन से विषय होते हैं आप जानते हैं, जैसे कि हमारा ये जो रेलवे हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, ठीक है, देश की रक्षा विभाग हो जाएगा, विदेश मामले हो जाएंगे, ये सारे केंद्रीय सूची में हो जाएंगे। राज्य सूची में एजुकेशन वगैरह या फिर लोकल लेवल के जो मुद्दे हो जाते हैं, कृषि वगैरह, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वो राज्य सूची में आ जाती हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो संवर्ती सूची में भी आ जाते हैं, ठीक है। और ज्यादा डिटेल के लिए आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी देख लेना, हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये समझ लेना है कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची क्या है। तो पहली सूची के विषय में केंद्र सरकार बनाएगी कानून, दूसरी सूची में राज्य बनाएगी, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरी सूची में दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, इसमें कुछ समझना नहीं है। अब समझना क्या है, देखो यहाँ पे अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया। यहाँ पे आप समझो, थोड़ा सा विवाद इसी जगह पे हुआ। विवाद ये हुआ कि ज्यादा जो मुद्दे थे ना वो केंद्र सरकार के हाथ में रख दिए गए। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब देश की आजादी के टाइम पे ये जो संविधान बन रहा है, आज के टाइम पे फिर उसमें बदलाव भी हुआ है कुछ, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में बाद में बदलाव हुए हैं, पर हमें उस बात के बदलाव को नहीं समझना है। यानी कि बात यह है कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा मतलब ताकत या ज्यादा काम है, ज्यादा शक्तियां हैं, बड़ी बड़ी चीजों पे नियंत्रण केंद्र सरकार का है। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये कहा गया कि केंद्र केंद्र सूची में और संवर्ती सूची में ज्यादा चीजें दे दी गई है, लेकिन प्रांतीय यानी कि बात करें राज्य सूची में, तो वहां पे बहुत कम चीजें हैं, राज्य को बहुत कम अधिकार है, राज्य को बहुत कम शक्तियां हैं। ऐसी ऐसी बातें की गई है। जो मेन है, जैसे खनिज पदार्थ हो गए, उद्योग हो गए, मेन मेन बड़ी बड़ी चीजें, वो तो सारी केंद्र सरकार के हाथ में दे दी गई है। तो ऐसे में फायदा देखो क्या है, फायदा तो ये है कि चलो केंद्र सरकार मजबूत हो जाएगी, लेकिन जो राज्य सरकार के पक्ष वाले लोग होंगे, जो कहते होंगे भाई राज्य को मजबूत करो, राज्य मजबूत होना चाहिए, उनके लिए समस्या है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो ये था ना कि राज्य को मजबूत करना चाह रहे थे, पर यहाँ तो मजबूत केंद्र है, तो इस बात पे उन्होंने इसका विरोध भी किया है। अब आपको एक पता है कि आर्टिकल 356, मैंने आपको बताया था, अगर आपने पढ़ा हो 11th क्लास में, 352, 356, सॉरी 356 और 360, इस तरीके से आर्टिकल थे। ये तीनों ही आर्टिकल जो है हमारे आपातकाल से संबंधित थे, इमरजेंसी से रिलेटेड थे। तो इमरजेंसी जो है, देश में आपातकाल लगाया जाता है, आपको पता है, अगर राज्य में आपातकाल लगा दें, किसी भी राज्य में आपातकाल लगा दें, तो वहां पे जो शक्तियां होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, वो केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। यानी कि केंद्र सरकार, इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार बहुत ज्यादा ताकतवर है राज्य सरकार के मुकाबले। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कहने का मतलब ये है कि बात तो ये चल रही थी कि भाई केंद्र और राज्यों को मतलब एक जैसा बनाना चाहिए, ज्यादा अलग अलग तरह के विचार रखे जा रहे हैं, कोई कह रहा है केंद्र मजबूत करो, कोई कह रहा है राज्य मजबूत करो, लेकिन बात तो यहाँ क्लियर है कि केंद्र ही ज्यादा मजबूत है। तो इसका विरोध वो करते हैं जो राज्यों के पक्ष धरते हैं। तो बस ये चीजें समझनी थी। संविधान में राजकोषीय, राजकोषीय मतलब जो पैसा टैक्स वैक्स इकट्ठा होता है, उससे रिलेटेड बात चल रही है यहाँ पे। संविधान में राजकोषीय संवाद का भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। यानी कुछ कर, कुछ टैक्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ टैक्स से जो होने वाली आय है, यानी जो कुछ टैक्स है उनसे होने वाली जो आय है, यानी कमाई है, वो केंद्र सरकार सरकार के पास रखी गई है। यानी कि जो, अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो टैक्स जाता है ना, मोटा पैसा जो जाता है, वो केंद्र की सरकार के पास जाता है। और जो कुछ अन्य मसले हैं, ठीक है,
अदर जो मसले जो भी हो जाते हैं, उसमें जो पैसा जाता है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के बीच में बांट दिया जाता है। और राज्य सरकारों की अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार के पास जो टैक्स जाता है वो काफी कम जाता है, यानी कि काफी कम मुद्दे हैं जिसपे राज्य सरकार टैक्स ले सकता है। जैसे कि कोई राज्य है उसमें जमीन और संपत्ति का टैक्स है, बिक्री होने वाली चीजों पे टैक्स है, ठीक है, सेल टैक्स वगैरह जो होता है, बोतल बंद शराब शराब वगैरह जो है ये टैक्स है। राज्य इन्हीं टैक्सों को वसूल सकता है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर है कि जो सरकार को पैसा मिलता है वो मिलता है टैक्स से, और टैक्स जो ज्यादा आता है वो आता है केंद्र सरकार के पास, जो कम टैक्स मिलता है वो मिलता है राज्य सरकार को। तो यहाँ पे भी जो राज्य सरकार है कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है वो पैसों के मामले में केंद्र के आगे। अगली स्लाइड में देखो, केंद्र बिखर जाएगा। अब देखो भाई, राज्य सरकार के पास टैक्स भी कम आ रहा है, राज्य सरकार के पास मुद्दे भी कम है, राज्य सरकार के पास कहीं ना कहीं मतलब उतनी चीजें है नहीं, लेकिन जो राज्य सरकार के पक्ष वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं थोड़ा ये समझो। इन्होंने बोला केंद्र बिखर जाएगा। क्यों बिखर जाएगा भाई केंद्र, ऐसा क्या है, तो यहाँ समझो। कह रहे हैं कि राज्यों के अधिकारों, ठीक है, तो ये यहाँ देखो आगे कह रहे हैं कि राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम, एक व्यक्ति थे मद्रास के, इनका नाम है के संतनम। इन्होंने एक बात कही, राज्यों के हिमायती थे, यानी ये राज्य को ज्यादा शक्ति देने की बात कर रहे थे। इन्होंने ये कहा कि ना केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। क्या कहा इन्होंने, ये समझने की कोशिश करना। इन्होंने ये कहा कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा, ठीक है, कि तमाम शक्तियों को अगर हम केंद्र को सौंप देंगे तो वो मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि ये गलत फहमी है, इसे अपने दिमाग में मत डालो कि अगर हम केंद्र को ज्यादा शक्तियां देंगे तो वो मजबूत नहीं होगा। ये उसके अपोजिट कुछ बताना चाह रहे हैं, और ये राज्यों के पक्षधर है। ये क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं इसे समझो। इन्होंने कहा कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। ऐसा अगर तुम सोचते हो तो ये एक गलत फहमी है। गलत फहमी क्यों है, इन्होंने कहा है कि अगर केंद्र, ठीक है, कैसे होगा समझो। इन्होंने बोला अगर केंद्र को तुम जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी दोगे, यानी कि केंद्र सरकार के पास जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर केंद्र को तुम ज्यादा शक्तियां देते हो तो ये गलत फहमी है कि वो मजबूत होगा, क्योंकि केंद्र के पास जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी काम की, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों को, यानी उसके कुछ जो काम है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि उसके कुछ दायित्वों को कम करो, यानी उसके काम को कम करो। जब उसके काम को कम करोगे तो उन्हें राज्यों को सौंप दो, उससे केंद्र मजबूत हो सकता है। अब देखो इन्होंने क्या समझाना चाहे, ये मद्रास के सदस्य हैं के संतनम, ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को तमाम शक्तियां देने से केंद्र मजबूत नहीं होगा, बल्कि उस पे काम का जो लोड है वो बढ़ेगा। आप उसके काम को कम करो, ठीक है, उसका काम जब कम होगा, उसके दायित्व और जिम्मेदारी जब कम होगी, वो चीजें राज्यों को दो, ठीक है, उससे केंद्र ज्यादा मजबूत होगा। इन्होंने उसी बात को थोड़ा ढंग से घुमा के अपने तरीके से कहने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं राज्यों का पक्ष भी मजबूत करने की बात कर दी। तो अब आपके सामने समझ में आया ना, मैंने दो तरह की बातें बताई है। एक तरफ के लोग कह रहे हैं कि केंद्र को मजबूत करो, दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि राज्य को मजबूत करो। ये बहसबाजी चल रही थी हमारी संसद के उसमें, सॉरी, संविधान सभा में। अब देखो आगे क्या है, जहां तक राज्यों का सवाल है, संतनम कह रहे हैं कि जहां तक राज्यों का सवाल है तो उनका मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा। पंगु मतलब उनको किसी काम का नहीं रखेगा, यानी कि उनको बिल्कुल बे आधार का बना देगा। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, यानी ये जो टैक्स वाली व्यवस्था है ना, केंद्र को ज्यादा जा रहा है टैक्स और राज्यों को कम जा रहा है, राज्यों को कह रहे हैं ये वाला जो व्यवस्था है ये प्रांतों को, यानी जो राज्य हैं उनको तो खोखला बना देगा। और क्यों, ठीक है, क्योंकि जो ज्यादातर जो कर है, यानी कि ज्यादातर भू राजस्व यानी जमीन का जो टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स के अलावा जो ज्यादातर जाता है टैक्स, वो केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिया जाता है। यानी जो टैक्स है वो ज्यादा तो केंद्र ले जाता है। यदि पैसा ही नहीं होगा राज्यों में, राज्य सरकारों के पास, तो राज्यों में परियोजना कैसे चलाएगी, यानी विकास की परियोजना कैसे चलाएगी। तो इन्होंने ऐसा कहा कि मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर, यानी कि जिसमें राज्यों को आकर केंद्रों के पास आके हाथ फैलाना पड़े, और हाथ फैला के वो ये बोले कि मुझे अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं अपने राज्यों में लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उनको साफ सफाई नहीं दे सकता, मैं उनको सड़कें नहीं दे सकता, मैं उनको उद्योगों की स्थापना नहीं, मैं मतलब उद्योग नहीं ला पाऊंगा, इसीलिए मुझे खैरात दे दो। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे समझो, केंद्र सरकार के पास ज्यादा पैसा आता है,
राज्य सरकार के पास कम पैसा आता है, ऐसे में राज्य कैसे मतलब अपने लोगों का विकास कर पाएगा, राज्य कैसे सड़कें बना पाएगा, राज्य कैसे स्कूल बना पाएगा, राज्य कैसे अस्पताल बना पाएगा, राज्य कैसे विकास परियोजना चला पाएगा। उसको जाना पड़ेगा किसके पास, केंद्र के पास, उससे खैरात मांगनी पड़ेगी। खैरात मांगने का मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भीख मांगने जैसी बातें कर रहे हैं कि राज्य जाके उनसे भीख मांगेगा कि मुझे पैसे दो, तब जाके मैं अपने देश अपने राज्य के लोगों का विकास कर पाऊंगा। आप समझ रहे होंगे मैं बहुत सिंपल तरीके से बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, एक एक चीज को टाइम ले रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझे बस। इन्होंने बोला बेहतर तो ये होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दें और एकल व्यवस्था स्थापित करें। ठीक है, ये जो संघीय व्यवस्था होती है जिसमें राज्य और केंद्र की बातें होती है, और केंद्र को ज्यादा अधिकार की बात कर रहे हो, राज्य को कम अधिकार की बात कर रहे हो, कह रहे ये व्यवस्था खत्म करो, एक जैसी व्यवस्था बनाओ, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो संतनम ने क्या कहा, संतनम ने ये कहा कि ऐसे तो हमारे जो मतलब हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में पड़ जाएगा। आपको क्या करना होगा कि जरूर इस बारे में सोचना होगा, राज्यों की शक्तियों को बढ़ाना होगा। इन्होंने केंद्र के विरुद्ध अपनी बातें रखी और राज्य को मजबूत करने के लिए बात कही, ये कह रहे हैं संतनम। तो इनके विचार मैंने आपको बताया, नेहरू जी के विचार आपको बताया। ठीक है, तो प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इसी तरह परेशान थे। परेशान क्यों थे, उन्होंने इस बात के लिए खूब जोर लगाया कि समवर्ती सूची, ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची और जो केंद्र सूची है, इनको ज्यादा मतलब विषय दे रखे हैं, ज्यादा मतलब मुद्दे दे रखे हैं। वो कह रहे हैं इनके जो विषय हैं, जो इस सूची में जो भी विषय हैं उनको क्या करा जाए, कम से कम रखा जाए, यानी कि राज्यों को भी जिम्मेदारी दी जाए जिससे राज्यों को भी ज्यादा बेनिफिट हो सके। उड़ीसा के एक सदस्य ने ये चेतावनी दे डाली, उन्होंने बोला संविधान में शक्तियों का बेहिसाब केंद्रीयकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा, यानी बोला कि जो केंद्र है उसको बहुत बेहिसाब शक्तियां दी जा रही है, ठीक है, संविधान के अंदर। उन्होंने बोला अगर ऐसा ही हुआ ना तो इससे देश जो है वो बिखर जाएगा, केंद्र जो है वो बिखर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, बाद में बात ये चली कि आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की जरूरत है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग में सभा में बहुत तीखी बहसबाजी प्रतिक्रियाएं आने लगी। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था, यानी ज्यादातर लोग जो थे वो, यहाँ पे अम्बेडकर जो थे उन्होंने भी कह दिया कि एक शक्तिशाली जो केंद्र हमें चाहिए। उन्होंने बोला 1935 में जो गवर्नमेंट एक्ट आया था उससे जो केंद्र बनाया गया था, हमें उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहिए, यानी बहुत शक्तिशाली केंद्र। जो जैसे कि देश में सड़कों पर हिंसा हो रही थी, जिस तरीके से हिंसा हो रही है ना, देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, तो ऐसे में क्या था कि जो ये अम्बेडकर थे वो कह रहे थे कि अगर देश में तगड़ा वाला मतलब शासन होगा तो वो तभी हो पाएगा जब जो केंद्र सरकार है, मजबूत केंद्र सरकार, वो काम पर कर पाएगी। अगर मजबूत केंद्र सरकार होगी तो ही वो देश में हिंसा वगैरह के मामलों को रोक पाएगी। ठीक है, इसलिए जो अंबेडकर वगैरह थे इन्होंने भी यही कहा था कि देश में क्या होना चाहिए, मजबूत केंद्र होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादातर बड़े नेता थे वो केंद्र को मजबूत करने की बात कर रहे थे। तो कुछ नेता ऐसा भी थे जो ये कह रहे थे कि राज्यों को मजबूत करना चाहिए। यहाँ पे ये जो गोपाल स्वामी अय्यर है, अय्यर ने भी ये कहा कि केंद्र जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए, अय्यर ने भी ऐसा। ठीक है, तो इस संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा जो थे, इन्होंने भी इस बात पे प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि वो देश के हित में योजना बना सके और जो आर्थिक संसाधन उपलब्ध है उसको जुटा सके और देश में अच्छा शासन व्यवस्था स्थापित कर सके, देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके और देश को मजबूत कर सके। ये सारी चीजें बाकी नेताओं ने भी कही। तो अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, ये आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दो जो मैं आपको कह रहा हूँ। विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफी स्वायत्ता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की। कांग्रेस जो थी वो बंटवारे से पहले इस बात को तैयार थी कि प्रांतों को ज्यादा स्वायत्ता दे दी जाएगी, और उन्होंने मुस्लिम लीग से ये भी कह दिया था कि जहां पे मुस्लिम लीग की सरकार होगी, मतलब मुस्लिम लीग को भरोसा दिलाया कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार बनेगी वहां पे केंद्र की सरकार दखल अंदाजी भी नहीं करेगी, ऐसा था। लेकिन क्या हुआ भाई, बंटवारा हो गया देश का, कभी हमने सोचा ही नहीं था। जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे को देखने के बाद जो ज्यादातर राष्ट्रवादी थे उनकी राय बदल गई। उन्होंने बोला नहीं भाई अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब तो हमें मजबूत केंद्र चाहिए, हम नहीं देंगे प्रांतों को ज्यादा मतलब स्वायत्ता। क्यों, क्योंकि उससे देश को और टुकड़े होंगे, देश तो ऐसे ही टूटेगा। हमें क्या चाहिए, एक मजबूत केंद्र चाहिए। तो राष्ट्रवादी का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करें, जिसके मन में देश प्रेम की भावनाओं से हम राष्ट्रवादी कहते हैं। तो उन सभी की राय बदल चुकी थी बंटवारे के बाद। उनका कहना था कि अब एक विकेंद्रीकृत संरचना, ठीक है, संरचना के लिए पहले जैसे राजनीतिक दबाव से नहीं बचे। अब यहाँ से हमारा जो व्यवस्था वाला सिस्टम है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
मेन पॉइंट मैंने आपको सारे बताए हैं। अब एक जो सबसे बड़ा विवाद आ रहा था ना, केंद्र और राज्य की शक्तियों को छोड़ो, अब आते हैं हम अपने राज्य भाषा के आधार पे। भाषा का विवाद बहुत ज्यादा था। आपको पता है देश आजाद हो गया था, उसके बाद भी भाषा वाला विवाद चलता रहा। आंध्र प्रदेश की कहानी आपने पढ़ी है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, क्या हुआ था वहां पे, किस तरीके से आंदोलन चला था, कैसे मतलब अलग राज्य बनाने की बात चली थी। ये गुजरात और ये महाराष्ट्र और ये पंजाब और ये हरियाणा और ये इतने सारे राज्य बने, ये सब भाषा के आधार पे ही तो बने हैं। तो ये तो बाद की बात है, भाषा के आधार पे राज्य बने। मैं आपको यहाँ पे जो समझाने वाला हूँ ना, वो मुद्दा अलग है। यहाँ पे तो यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई देश की एक राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए तो कौन सी भाषा को बनाए, क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे वो हिंदी को चाहते थे, लेकिन जो दक्षिण भारत है वो वहां नहीं जाते थे, वहां पे तमिल भाषा या अलग भाषा को ही वो राष्ट्रभाषा बनाने की बात करते थे। तो ये जो भाषा का विवाद था, ये बहुत बड़ा विवाद था। देखो, जब एक देश में अलग अलग भागों में लोग अलग अलग भाषा बोलते हो, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था हमारी संविधान सभा के सामने। तो कैसे लोग एक दूसरे की बातों को सुन सकते हैं, कैसे लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, कैसे लोग एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं, क्योंकि भाई उत्तर भारत में जाओ और दक्षिण भारत में जाओ तो अलग अलग भाषा है, और इधर के लोग उधर की भाषा नहीं समझते, उधर के लोग इधर की भाषा नहीं समझते। यानी कि एक ही देश में रहते हैं लेकिन अलग अलग भाषा होने के कारण वो उस लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। तो ऐसे में क्या करें, तो एक ऐसी भाषा देश में होनी चाहिए जो पूरे देश में चले। ठीक है, ये बात चली थी, एक राष्ट्रभाषा तो होनी चाहिए जो पूरे देश में समझे, ताकि कभी किसी चीज को लेकर दिक्कत ना आए। इस पे बहुत महीनों तक बहस चली, महीनों तक क्या मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 3 साल तक यही बहस चली कि कौन सी भाषा को राजभाषा राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए, राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए। तो 30 के दशक तक कांग्रेसी जो कांग्रेस थे उन्होंने ये मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। अब आप कहोगे ये हिंदुस्तानी भाषा कौन सी है, आपने हिंदी सुनी होगी, उर्दू सुनी होगी, हिंदुस्तानी शायद आपने ना सुनी हो। तो देखो, हिंदी भाषा जो थी हमारी, ठीक है, ये और उर्दू भाषा के जो लफ्ज थे, वर्ड थे, इन दोनों से मिलकर एक नई भाषा बन गई थी, जिसमें मतलब हिंदी के भी वर्ड थे, उर्दू के भी वर्ड थे, इसको हम हिंदुस्तानी कहते थे। तो ये बात चल रही थी कि हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी जो थे वो मानते थे कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें, और हिंदी और उर्दू के मेल से बनी थी हिंदुस्तानी भाषा, जो भारतीय जनता में प्रचलित थी। और ज्यादातर पूरे भारत में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो लोग बोलते थे वो इन्हीं भाषाओं को बोलते थे। तो ये समस्या आ रही थी भाई कि कौन सी भाषा को बनाएं, क्योंकि संस्कृतियां अलग थी और बहुत तरह की समस्याएं थी। तो एक ऐसी भाषा चाहिए थी जो मतलब पूरे देश में लागू की जा सके, और उसको लेकर विवाद चल रहा था। जैसे जैसे समय बीता, बहुत तरह के स्रोतों से नए नए शब्द और अर्थ इसमें समाते गए, और उससे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे लोग समझने लगे। महात्मा गांधी को लगता था कि ये बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। यानी कि महात्मा गांधी ने ये सोचा था कि ये जो हमारी ये जो हिंदुस्तानी भाषा है, ये जो हमारी भाषा है, ये कम्युनिकेशन के लिए एक बेहतर भाषा हो सकती है पूरे देश के लिए। ठीक है, और ये जो है ये हिंदुओं को और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के भारत के लोगों को एकजुट कर सकती है, ऐसा महात्मा गांधी सोचते थे। इसीलिए बात चली थी हिंदुस्तानी को ही बनाने की। लेकिन आपको पता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दरार आ चुकी थी, और उनके बीच में नफरत हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता है बंटवारे में लड़ाई झगड़ा हिंसा हुई थी, और हिंदुओं ने मुसलमान, ठीक है, तो हिंदू मुस्लिमों के बीच में दरार पड़ रही थी। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से हिंसा के शिकार हो रहे थे, हिंदू मुस्लिमों को, मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे। तो इससे एक दरार जो पड़ गई थी, इससे हिंदुस्तानी भाषा पे भी फर्क पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तानी जो थी अब वो धीरे धीरे बदल रही थी। क्यों बदल रही थी? क्योंकि एक नफरतों का दौर चल रहा था। जैसे जैसे ये सांप्रदायिक टकराव, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में ये टकराव बढ़ता गया, गहरे होते गए टकराव, ऐसे ऐसे हिंदी और उर्दू के एक दूसरे से दूर जाने लगी। यानी हिंदी उर्दू जो मिलकर हिंदुस्तानी बनी थी, अब ये एक दूसरे से दूर जाने लगी। एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर, यानी हिंदी में जो फारसी और अरबी मूल के जो भी शब्द हैं उनको हटाकर हिंदी को संस्कृत संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि अब इसे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि एक हिंदी बनानी है, और वो भी ऐसी हिंदी जो संस्कृत निष्ठ हो, यानी कि जिसमें संस्कृत जैसे वर्ड हो और हिंदी की अपनी भाषा हो, लेकिन इसमें अरबी और जो ये वाले फारसी भाषा है इसके शब्द नहीं होने चाहिए, ऐसी भाषा बनाई जाने की कोशिश कर रही थी, की जा रही थी। तो दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नजदीक होती जा रही थी। ठीक है, नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। जैसे धर्म के पीछे लड़ाई कर रहे थे, ऐसे भाषा भी इसका शिकार हो रही थी, कि भाषा में भी अब वो उन्होंने हिंदू मुसलमान ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, ये चीज हो गई थी। लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई, वो हम अभी भी हिंदुस्तानी को ही बेहतर बताते थे। ठीक है,
तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए और सिंपल सी है। हिंदी की हिमायत। संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य थे आरवी धुलेकर। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, जब ये भाषण देते थे ना तो पूरी मतलब ये लगा लो संविधान सभा में लोगों को एक बिल्कुल तीर की तरह चुभते थे इनके शब्द। यानी कि ऐसी ऐसी बातें बोल देते थे कि लोग पागल ही हो जाते थे इन पे। मतलब लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा फैल जाता था इनको लेकर। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने हिंदी भाषा के हिमायती थे। इन्होंने पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई, यानी पूरी ताकत के साथ अपनी शब्दों में आवाज उठाई। और इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ध्यान से समझो, इन्होंने कहा कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। और जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य को हिंदी नहीं समझते, यानी किसी व्यक्ति ने कहा कि जो सभी सदस्य हैं 300 के 300 वो नहीं समझते हिंदी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि धुले धुले जब एक आदमी ने ये कह दिया, किसी ने ये कहा कि हिंदी सभी नहीं समझते, तो उन्होंने जो पलट कर जो जवाब दिया उससे हंगामा हो गया। इन्होंने ये बोला कि सदन में जो लोग भारत की संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं, वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं है। उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। जब उन्होंने ये कहा तो भाई जो हिंदी नहीं मतलब ये जो हिंदुस्तानी नहीं जानते थे उनको सबको बहुत गुस्सा आया। तो उनकी इन टिप्पणियों के कारण सभा में बहुत हंगामा हुआ। लोगों ने धुलेरकर जो थे उनका विरोध करा, और धुलेरकर जो थे वो हिंदी में अपना भाषण देते रहे, ठीक है। फिर नेहरू जी ने हस्तक्षेप करा इस बात पे, तब जाके सदन में थोड़ी सी शांति बहाल हुई और फिर भाषा पे ये बहस चली। तो ये जो भाषा पे बहस चल रही थी ये 3 साल तक बार बार मतलब चलती रही, कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर भी ये चीजें आगे बढ़ी। अब आगे ये था कि तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को, डेट याद रखना, 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेरकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। क्योंकि ये जब भी भाषण देते थे ऐसा तीखा बोलते थे कि लोग जो थे वो वैसे ही तड़प जाते थे बिल्कुल इनकी बातें सुन के। तो इन्होंने ये कहा कि तब तक संविधान सभा का भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। इन्होंने ठीक है, समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच में ये जो लड़ाई झगड़े जैसा माहौल था उसको तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला ये था कि दोनों के बीच में एक समझौता हो जाए। समझौता किस तरीके से? समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी लिखी हिंदी भाषा जो है हमारी, वो राजकीय भाषा होगी, ठीक है, देश की भाषा होगी। परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे बढ़ाने का मतलब है कि 15 साल तक तो जो काम काज है सरकारी उसमें अंग्रेजी भाषा का यूज करो। इन्होंने कहा 15 साल तक अंग्रेजी भाषा का यूज करो काम काज में, और प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए एक जो उनकी क्षेत्रीय भाषा लोकल लैंग्वेज जो भी है उसको चुनने का अधिकार होगा। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, धीरे 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 अपने हिंदी को और अपने हिंदुस्तानी जो भी हमारी भाषा है उसको मेन भाषा बनाने की कोशिश करेंगे। तो संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। अब ये राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या फर्क हो सकता है? राष्ट्रभाषा जो है पूरे देश के लिए एक जैसी भाषा होनी चाहिए, इसकी बात चल रही है। राजभाषा जो है वो मतलब सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में आप समझ सकते हो, या फिर उसे मेन मतलब लोगों को शांत कराने के लिए उन्होंने ऐसे वर्डों का यूज किया था, ठीक है। तो ये हमारे मेन पॉइंट थे, इसे मैंने धुलेरकर बीच बचाव की ऐसी मुद्रा में राजी होने वाले नहीं थे। वो नहीं मानने वाले थे भाई ये राजभाषा वाजभाषा। वो तो बस एक ही बात बना के बैठे थे। उन्होंने कहा था कि हिंदी को राजभाषा नहीं चाहिए भाई, हमें इसे राष्ट्रभाषा घोषित करो। और उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता है कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। धुलेरकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया और महात्मा गांधी का नाम लेकर उन्होंने हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, ठीक है, ये कहा। ठीक है, धुलेरकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, उनका मजाक उड़ाया इन्होंने। तो ये आगे की जो बातें हैं आप इसे पढ़ लेना, यहाँ से कुछ खास पॉइंट नहीं बनेंगे अपने, तो एग्जाम के लिए यहाँ से कोई खास पॉइंट अब नहीं बन रहे अपने, ठीक है। आगे कुछ है इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बता देता हूँ। आगे आप यहाँ पे देखो, ये थोड़ा समझना है। अब यहाँ पे वर्चस्व का भय क्या है भाई? ये लग रहा है कि अगर हिंदी ही रह जाएगी तो उससे क्षेत्रीय भाषाओं का वर्चस्व जो है, मतलब हिंदी का वर्चस्व बढ़ेगा, क्षेत्रीय भाषाओं को नुकसान पहुंचेगा, कुछ ऐसा भी लोग सोच रहे थे। ये जो दुर्गाबाई थी, श्रीमती दुर्गाबाई, इन्होंने कुछ कहा, इनकी सुनो। इन्होंने ये कहा कि अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया है, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। इन्होंने कहा कि चाहे ये सही हुआ हो या गलत मुझे नहीं पता, ऐसा कह रही है।
इन्होंने बोला गैर हिंदी भाषी इलाकों। बस इनका मुद्दा ये था कि जो गैर हिंदी भाषी इलाके हैं उनके लोगों को ये एहसास कराया जा रहा है कि ये झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का ये रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक, एक सेकंड, ठीक है, स्वाभाविक प्रभावों को रोकने की लड़ाई चल रही थी। ये बातें यहाँ पे की गई है। दुर्गाबाई बता रही थी कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है। विरोधियों का मानना है कि हिंदी के लिए जो प्रचार किया जा रहा है वो क्षेत्रीय भाषाओं को उखाड़ना चाह रहा है, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं की वैल्यू कम कर रहा है और हिंदी को ही ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में भी हिंदी भाषा को प्रचार बहुत ज्यादा जारी था। वहाँ पे कई तरह के मतलब स्कूल वगैरह खोले गए थे, क्लासें चलाई गई थी हिंदी को मेन भाषा बनाने के चक्कर में, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा था, वहाँ पे विरोध का सामना भी करना पड़ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए दुर्गा भाई ने इस चीज को भी वहां पे सामने रखा था। जैसे जैसे बहस तीखी हो गई तो सभी सदस्यों से ये कहा गया कि एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें और मतलब बहस को सार्थक दिशा में ले जाएं। बंबई के एक सदस्य थे श्री शंकर राव देव। इन्होंने कहा कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते, मैं उनको बहुत मानता हूं, उनके नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। वो तो मान चुके हैं कि हिंदुस्तानी ही राष्ट्र की भाषा है। और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई, ठीक है, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि क्या हो जाए, उनके भीतर संदेह पैदा हो। ये जो चीजें कही, ये कही इन्होंने। अब यहाँ से जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कुछ चीजें बची हैं तो वो बॉक्स वगैरह जो होते हैं हमारे एनसीईआरटी के अंदर, उन बॉक्स में बहुत सारी चीजें होती है वो हमने नहीं बताई हैं। तो वो बहुत सिंपल होते हैं, उसमें कोई खास समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप एक काम करेंगे कि वो जो सिंपल से हमारे बॉक्स हैं उन बॉक्स को आप खुद पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी जो चैप्टर है वो मेनली कंप्लीट हो चुका है। और यहीं से अपने वीडियो को खत्म करते हैं। प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को।